और एक आयोजक होने का पहला धर्म ये होता है कि आप आकर देखते हैं कि पीछे अचानक ही माइक जो है गड़बड़ हो रखा है। तो जब ऑर्गेनाइजर बनते हैं तो आप बहुत सारी दृष्टि आपकी बहुत सारी जगह जाती है और आप उस व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के नज़र पहले जाती है। और होता क्या है कि इस पूरे प्रोसेस में कई बार जो विचार का काम होता है, यानी कि थॉट प्रोसेस पे जो काम करना था, वो कहीं पीछे हाशिए पर चला जाता है। बहरहाल आप सबको फूलदेई की बहुत बहुत बधाई। फूलदेई के महीना समाप्त हुए काफ़ी समय हो गया और पूरा एक महीने तक हम लोगों ने फूलदेई के बहाने उत्तराखंड के बहुत सारे बच्चों को जोड़ने की कोशिश की है और पिछले लगभग 6-7 सालों से हम ऐसा कर रहे हैं। फूलदेई तो उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों का एक बहुत प्रमुख पर्व है ही, जिसमें बच्चे दहलीजों में फूल डाल करके इसका आयोजन करते हैं। लेकिन हमने इसमें अपनी तरफ से इसको एक बार फिर बच्चों के बीच में ले जाने के लिए और बहुत सारे बड़े समाज के बीच में ले जाने के लिए इसमें कुछ प्रयोग करें। और वो प्रयोग थे कि इसको सृजन का बाल पर्व बनाए, यानी कि फूलदेई के महीने बच्चे जो एक्टिविटी कर रहे हैं दहलीजों में फूल डालने की, वो थोड़ी सी और करें और वो अपने जो उनके मन के भाव हैं, वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, वो लिखना चाहते हैं, वो कुछ चित्र बनाना चाहते हैं, उनका एक फोरम बने और एक बड़ा फोरम बने, स्टेट लेवल का फोरम बने। और ऐसी कल्पना के साथ हमने इसको कुनाशाही कार्यक्रम को का एक वार्षिक आयोजन की सोचा और लगभग 6 साल पहले हमने इसको शुरू किया। और तब हम जितने स्कूल हमसे कोनाशा जुड़े थे उनसे कहते थे कि इससे जुड़ें और सब चीज़ें करें। तो ऐसी बहुत सारी कहानी है जो कि कोनाशा से जुड़ी है और फूलदेई से जुड़ी है, वो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस टीम ने इस पूरे विचार को हम बहुत सारी बातें सोचते हैं, हमको बहुत कुछ लगता है इस दुनिया में होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा यश प्रश्न ये होता है कि उसे करेगा कौन, और उस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, उसका बीड़ा कौन उठाएगा। और मैं जितना मैंने पढ़ा लिखा है, मैं समझता हूँ कि जब दुनिया आरंभ हुई थी किसी दौर में, और जब इंसान ने सभ्य समाज के रूप में इस जीना प्रारंभ किया, एक समाज के रूप में जीना प्रारंभ किया, तो सबसे बड़ा सवाल और सबसे ज़रूरी सवाल ये था कि हम जो भी कुछ जानते हैं और जो भी इस दुनिया में ज्ञान है, उसको निरंतर नई पीढ़ी तक ले जाना है। क्योंकि अगर आप एक अच्छी दुनिया बनाना चाहते हैं तो जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कुछ भी आप जानते हैं और जो कुछ भी इस दुनिया में अच्छा ज्ञान के रूप में मौजूद है, उसको नई पीढ़ी तक ले जाना है और बहुत जिम्मेदारी से ले जाना है। इसका छोटा सा स्वरूप हम अपने परिवार में करते हैं। हम अपने बच्चों की शिक्षा के लिए हर वो कोशिश करते हैं जो की जानी चाहिए। और धाद ने जो एक काम किया है, वो उसने इस पूरे समाज के उन सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए उन तक ज्ञान का सबसे जो लेटेस्ट स्वरूप है, आज की जो आधुनिक किताब है, जो पिछले साल की सबसे अच्छा बाल साहित्य है जो देश में दुनिया में छपा है, हमने कोशिश करी कोनाशा के माध्यम से कि हम उन सब तक ले जाएं। और जो ये ज्ञान को नई पीढ़ी तक ले जाने की जो पहल है, और जो कोनाशा के नाम से आज पूरे प्रदेश के लगभग 900 स्कूलों में चल रही है, उसको जिन्होंने आकार दिया, जिन्होंने इसका बीड़ा उठाया, और 2019 में जो हमारे साथ अपने रिटायरमेंट के 2 महीने बाद आए, और ऐसे ही साथी गणेश चंद्र उनियाल जी, जिनका हम जोरदार तालियों स्वागत करेंगे, उन्होंने कोनाशा के अभियान को नेतृत्व करते हुए, और वो 125 कोने थे, मुझे याद है 11 मई 2019 के दिन जब हमने पहला आयोजन किया था, वो आज 900 से ऊपर कोने स्थापित हुए हैं उत्तराखंड में। और आप यकीन जानिए, 900 कोने स्थापित होने की प्रक्रिया, हर कोने की प्रक्रिया एक नई प्रक्रिया है। वो किताबें ढूंढना, वो स्कूल ढूंढना, वो डोनर्स ढूंढना, वो किताबें पहुंचाना, स्कूलों से संवाद करना, तो एक पूरा एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। और एक ऐसा धात का एक ऐसा अभियान ने आकार लिया जिसमें वर्ष भर और रोज काम होता है। तो ऐसे इतना बड़ा बेड़ा उठाने वाले व्यक्ति श्री गणेश जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। श्री गणेश जी आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। श्री गणेश चंद्र उनियाल, जोरदार तालियों से स्वागत। और विशेष रूप से मैं आज खंडूरी जी से बोल रहा था कि हम ने बहुत समय तक धात में युवा धात बनाई, और हम कोशिश करते रहे कि युवा लोगों को हम धात की बागडोर सौंपे, और हमने बहुत अपनी नौकरियों में कहीं ना कहीं चले गए। लेकिन ये विचार हमें पिछले 5-6 सालों से आया कि अगर हम रिटायर्ड लोगों पर अपना फोकस करेंगे तो हम ज़्यादा कामयाब होंगे। और इसकी पहला मतलब इस धारणा को सिद्ध किया गणेश उनियाल जी ने, जिन्होंने रिटायरमेंट के पहले 5 सालों में धात में वो कमाल कर दिया जो हम बहुत सारे लोग 25 साल में नहीं कर पाए। तो इसलिए गणेश जी के लिए एक बार फिर से तालियां। और गणेश जी ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया, उनके उस उदाहरण को सेकंड करने के लिए जो
मैडम 2022 में हमारे साथ जुड़ी आशा डोभाल जी, वो आई और उन्होंने गणेश जी के जो कंधे पर इतना बड़ा बोझ था उसको उन्होंने शेयर करना चालू किया। और जब एक कोई महिला आपके घर में आती है या महिला किसी संगठन में आती है तो उसके आने से जो एक कार्यक्रम में गरिमा, आधार और एक ठहराव आता है वो आया। और कोनाक्षाग आज इतना सुचारू रूप से चल रहा है तो इसके लिए दूसरी जो मैडम है आशा डोभाल जी, उनसे मेरा निवेदन रहेगा मंच पर आया और स्थान। अब तो ये दो तो रिटायर्ड वाले साथियों की फहरिस्त हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब काम रिटायर्ड ही लोग कर रहे हैं, हम जैसे लोग भी थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। तो कुछ लोग, लेकिन हम सबकी सेवाएं आती है क्योंकि हम सबको अपने ऑफिस में, घर के, परिवार के सबसे पीक पीरियड में अपने लिए समय निकालना होता है। तो जब ये कोनाक्षा का शुरू हुआ था तो जिनके स्कूल से शुरू हुआ इस अभियान को, और बहुत निष्ठावान टीचर जो अपने स्कूल में न केवल अपने स्कूल के टाइम में बल्कि उसके बाद भी जिन्होंने अपने बच्चों के साथ समय बिताया, उनको बेहतर मनुष्य बनाने का वो काम किया जिसकी हम योजना कोनाक्षा बनाते थे। और आज भी हमारे सभी कार्यक्रमों के, जो स्कूल के कार्यक्रमों के आधार में रहते हैं, हमारे कोनाक्षा के सहसंयोजक श्री राजीव पात्रे जी, जिनके स्कूल से कोनाक्षा का अभियान शुरू हुआ। मैं उनको भी चाहूंगा कि वो आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। श्री राजीव पात्रे। और हम छोटी सी बातचीत करेंगे। हमने आज का अपना शेड्यूल तय किया था कि हम एक छोटा सा कार्यक्रम करेंगे। हम चाहेंगे कि बस केवल हम आप तक वो छोटा सा मैसेज दे पाए जिसके लिए हम एकत्र हुए हैं, जिसके लिए हम ये कर रहे हैं। और छोटी सी बातचीत के बाद हम अपना आगे कार्य प्रारंभ करेंगे। तो आइए इनसे थोड़ी सी बातचीत करके हम जस्ट जानते हैं थोड़ा सा। फिर आपसे एक अंदर की बात बताता हूँ कि ये हमने जो पिछले कुछ वर्षों में ये ऐसा सेशन करना चालू किया, 4 लोगों से बातचीत करना, उसका बैकग्राउंड तो माइंड ये था कि हम जब अक्सर संबोधन करते हैं तो एक व्यक्ति को 5 से 10 मिनट चाहिए होता है अपनी बात को रखने के लिए। हमको लगा कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, तो इसलिए हम छोटे छोटे इंटरेक्शन के सेशन के तौर पे करेंगे। तो आज का इंटरेक्शन सेशन का पहला सवाल गणेश जी से। और गणेश जी से तो एक तो ये बताएं कि पिछले साल से अब साल, क्योंकि हमने कोनाक्षा का तो लगभग इतिहास सबने देखा, बाहर बैनर्स भी लगे हुए, पिछले एक साल की जर्नी कैसी रही, क्या क्या चैलेंजेस रहे, और वो कोनाक्षा के अभियान से जुड़ करके जो वो इतना हेक्टिक काम करते हैं पोस्ट ऑफिस से लेकर स्कूलों तक का, वो कैसा महसूस करते हैं, वो पिछले एक साल का अनुभव जरूर। सभी को नमस्कार। और जैसा कि अभी ममगाई जी बता चुके हैं कि हम 900 से अधिक कोनों की स्थापना कर चुके हैं। 2018 में जो हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था आज काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच गया है। और पिछले साल का जहां तक सवाल है तो हमारे सामने चैलेंजेस की जहां तक बात है तो सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे पास में डाक व्यवस्था का आ रहा है, क्योंकि डाक व्यवस्था में बहुत से स्कूलों तक खासकर जो बच्चों की पत्रिकाएं हैं वो रजिस्टर्ड डाक से भेजी जाती हैं लेकिन वो पहुंच नहीं पाती हैं। तो इस साल हमने डाक विभाग से बात करके वहाँ पर हमने इसका सॉल्यूशन ढूंढने का कुछ प्रयास किया है। देखते हैं कहाँ तक हम उसमें सफल हो पाते हैं, लेकिन ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा है। दूसरा, जब एक यात्रा शुरू होती है तो उसमें जब हम शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे उसमें काफ़ी विकास होता है। तो हमने जहाँ हम पहले कोना कक्षा के जो कार्यक्रम के लिए किताबें और रैक ये सब भेजने में बड़ी दिक्कतें आती थी, रैक बड़ा होता था, उसको हमने धीरे धीरे अपने इनोवेशंस के बाद, अपने सोच के बाद धीरे धीरे उसको हमने एक लिफाफे के अंदर सीमित कर दिया है। अब हम एक लिफाफे के अंदर एक पार्सल बना करके उनको स्कूलों में भेज देते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है और धीरे धीरे जो भी हमें समझ बनती जाती है, जो भी हमारी आपसी समझ बनती है, उस पर हम जो है काम करते रहते हैं। किताबों के लिए पहले कुछ और व्यवस्था होती थी, अब हमने उसके लिए एक पुस्तक चयन समिति बना दी है जो कि अच्छी अच्छी किताबों का चयन करती है और उन किताबों को खरीद करके हम फिर अलग अलग स्कूलों में भेजते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम, बाकी मेहनत तो मांगता है, समय तो मांगता है, क्योंकि कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है ये रोज़ का कार्यक्रम है। ये ऐसा नहीं है कि हमने एक महीना, ये तो हम फुल डे कम पर्व मना रहे हैं एक महीने का, लेकिन जो हमारा ऑफिस में जो काम होता है वो रेगुलर होता है और रोज़ का होता है, क्योंकि किसी न किसी दिन कहीं ना कहीं किसी स्कूल में हम कुछ किताबें भेज रहे होते हैं, कुछ सामग्री भेज रहे होते हैं। फिर उसके बाद उनके लिए
मैगजीन की व्यवस्था करना, बाल पत्रिका या जीके की मैगजीन उसकी व्यवस्था करना, उसका सब्सक्रिप्शन करवाना, ये सब काम हमारे पास रहते हैं। तो हमारा काफ़ी काम रहता है। और लेकिन हमारी जो टीम है वो टीम भी बहुत दिल से काम करती है और हमें ऐसी दिक्कत नहीं आती कि कभी हमें ये समस्या हो कि अब कैसे होगा, लेकिन हमारा कोई ना कोई सॉल्यूशन उसका निकल जाता है। धन्यवाद गणेश जी। और जैसा कि गणेश जी ने कहा कि ये बहुत मेहनत मांगता है, तो मैं एक पिछले हफ्ते हमने एक नोट लिखा था, तो मैंने कैलकुलेशन लगाया कि हम वन आशय कार्यक्रम में साल भर में 3 से लेकर 4,000 घंटों का श्रम वर्ष भर में लगाते हैं, जिसके लिए कि गणेश जी और आशा जी लगभग रोज ऑफिस आते हैं, अपना एक लंबा समय देते हैं। इसके अलावा ऑफिस आने के अलावा भी जितनी क्वेरीज होती है स्कूलों को लेकर के, क्योंकि इतने स्कूलों में संवाद करना, उन तक चीज़ों को भेजना, इंश्योर करना कि पहुंची, इंश्योर करना कि उन्होंने पढ़ा, उसके बाद उनके रिस्पॉन्स को देखना, ऐसे बहुत सारी चीज़ की एक्टिविटीज़ हैं। और चूंकि सब स्वैच्छिक स्तर पर होना है और अपने वॉलंटरी लेवल पर होना है, तो एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। लेकिन हमारे कोनाशाही खूबी है, जब इस विचार को हम सुनील भट्ट जी और हम लोग सोच रहे थे, तो हमारे मन में ऐसे सब चीज़ों को थी कि भाई ये इतना अच्छा विचार है, हर स्कूल में एक अच्छी किताब होगी, एक तारा की, एकलव्य की और हिंदुस्तान के जो श्रेष्ठ पब्लिशर्स हैं उनकी किताब अगर कहीं रुद्रप्रयाग की या चमोली की इंटीरियर स्कूल में पहुंचेगी, वहाँ का बच्चा बदल जाएगा उसे पढ़ करके। ये तो हमारा रोमांटिक विचार था उस दौर का। लेकिन जब कोई भी विचार कितना भी शानदार क्यों ना हो, जब वो जमीन पर उतरता है, उसकी कहानी, उसके लेयर्स अलग तरह शुरू होती है। तो इसके पूरे सारी पेचीदियाँ, फिर स्कूलों से संवाद करना, तो हमारे से स्कूलों से संवाद करने की प्रक्रिया आशा जी के जिम्मे रही है। गणेश जी ने इसके एक्सपेंशन में बहुत काम किया, एक दूसरे को असिस्ट किया। तो स्कूलों में इसकी किस तरह की चुनौतियाँ हैं, और आज की तारीख में सरकार स्कूलों में किताबें भेजती है, लेकिन हमको महसूस होता है कहीं ना कहीं वो वाली किताबें अभी भी नहीं आ रही जो उन बच्चों तक जानी चाहिए। तो आशा जी भी अपना अनुभव बनाया पिछले 1 वर्ष का, हालांकि उनका बीच में स्वास्थ्य खराब रहा थोड़ा सा, लेकिन वो अपने रिटायरमेंट का इस अभियान से जुड़ी है और वो कैसा महसूस करती है। आशा। थैंक यू सर। पहले तो सभी को नमस्कार और फूलदेई की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि ममगाई जी ने कहा है कि पिछले 1 साल का अनुभव, तो धाद में आकर के और कोना कक्षा से जुड़ करके, तो पहली बात तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं रिटायर हो गई। मुझे मेरा तो एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस अपने स्कूलों में पहुंच गई हूँ, लेकिन अब मैं सरकार के अधीन नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हूँ। दूसरी बात, जो हम स्कूलों में जब अगर हमें बच्चों से प्यार होता है ना, और उन्हीं बच्चों के पास हमें दोबारा ले जाया जाए, तो इससे बड़ी खुशी कहीं नहीं मिल सकती। और स्कूलों में चैलेंजेस थोड़े होते हैं, टीचर से बात करना, अगर हमें वहाँ कोना लगाना है तो डोनर से बात करना कि आप कहाँ लगाना चाहते हैं, क्या है, तो स्कूलों से बात। और कुछ स्कूल्स के जो टीचर्स हैं वो तो बहुत खुश होते हैं कि हाँ हमारे स्कूल में आप बुक्स देना चाहते हैं तो दीजिए। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसा भी होता है कि जहाँ पर स्कूलों में क्या होता है, जगह नहीं है, और हमारी गवर्नमेंट ने भी अभी किताबें भेजनी शुरू की हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक टीचर रह चुकी हूँ और रिटायर हूँ, तो मुझे पता है कि वो किस तरह की किताबें बुक्स आती हैं। वो बच्चे उन बुक्स को, इतनी मोटी मोटी बुक्स अगर हम छोटे प्राइमरी के लेवल के बच्चे को हम देंगे तो वो कहाँ पढ़ पाएगा उसको। वो उनके लिए बस ये होता है कि हाँ बुक्स रखी हैं, देखिए और रख दीजिए, तो उस बुक से उनको फायदा उतना नहीं मिल पाता। लेकिन हम जो बुक्स भेज रहे हैं उन बुक्स में क्या है, वो छोटे बच्चों के बाल साहित्य है, बच्चों के स्तर का है, एकलव्य है और प्रथम बुक्स हैं और सीबीटी है, एनबीटी है, एकलव्य, ये सारी हम किताबें हम मंगाते हैं और उसमें से भी हम छांटते हैं उनको। जैसे कि अभी उनियाल जी ने बताया था कि हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें बुक्स की जो कौन सी बुक्स हमारी जानी है, कौन सी जानी चाहिए, वो उन बुक्स का हम सिलेक्शन करते हैं। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ का जो लेवल है उसके हिसाब से हम बुक्स का चयन करते हैं कि ये बुक्स हम अगर बच्चों को भेजेंगे तो उनको वो ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। और ऐसा लग भी रहा है कि बच्चे जो हैं उन बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और पढ़ के खुश होते हैं कि मैम आपने ये बुक्स हमें भेजी थी, हमें बहुत अच्छी लगी। और इसका एक उदाहरण हम 14 नवंबर से जब बाल दिवस होता है उस पे हम एक कंपटीशन कराते हैं बच्चों से। वो एक कैंपेन हम चलाते हैं कि बच्चों ने जो बुक्स पढ़ी हैं उन बुक्स में से बच्चे ये बताएं कि वो किस चीज ने पढ़ी, कौन सी कहानी उनको अच्छी लगी, और उसके अलावा और कौन सी बुक्स वो चाहते हैं हमसे, कैसी बुक्स आपको चाहिए। तो बच्चे जो उन्होंने पढ़ा है, इसका मतलब बच्चों ने पढ़ी है, बच्चे लेटर लिख रहे हैं। और साथ में हमारे 2 काम हो रहे हैं, हम बच्चों को लेटर लिखना सिखा रहे हैं, साथ में थैंक्स बोलना सिखा रहे हैं डोनर के प्रति
कि आप उनको थैंक्स बोलिए जिन्होंने आपके स्कूल में बुक्स भेजी हैं। तो वो लिखते हैं कि हमें ये वाली किताबें हमें बहुत अच्छी लगी, वो पूरी कहानी लिख देते हैं बच्चे कि हमने ये कहानी पढ़ी, ये हमको अच्छी लगी। तो इसका मतलब हमें रिस्पॉन्स आ रहा है, तो लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। और टीचर्स से जब हम बात करते हैं तो टीचर्स भी बहुत सारे बहुत खुश होते हैं कि हाँ मैम भेजिए, हम बच्चों को पढ़ाएंगे। और वो किताब उसमें कहानी भी होती है, चुटकुले भी होते हैं। बहुत सारे बच्चे लिखते थे कि हमें मैम हम चुटकुलों की बुक भेजिए आप, हम चुटकुले पढ़ना चाहते हैं। तो फिर हमने वो चुटकुले और वैसी जो छोटी छोटी बुक्स इस टाइप की होती हैं जिनमें बच्चे कुछ अपने रचनात्मक भी कर सके, वो हमने बुक्स उनको भेजनी शुरू की। तो इस तरह से हमारा जो ये कार्यक्रम है ये चल रहा है। और आज जैसे हम आज ये बता रहे थे 900 कोनों से ऊपर हम पहुंच चुके हैं, यानी कि इतने लोग, इतने बच्चे, इतने अध्यापक सब धात के साथ हैं और ये कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। बस अभी थोड़ा सा बीच में मेरी जो तबीयत खराब रही, मैं थोड़ा सा नहीं कर पाई हूँ, हरेला से मेरी थोड़ी सी हाथ में प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन मैं अभी बीच में आप कार्यक्रम देख रहे थे तो शायद मैं उसमें नहीं दिखी होंगी, वो यही कारण था कि मैं अस्वस्थ चल रही थी। लेकिन अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मेरा कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। और अब मैं लगातार धात के लिए समर्पित हूँ कि जब जहाँ किसी के यहाँ कोना लगाना है, बुक्स पहुंचानी है, हम सब मिलकर के कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कोना कक्षा की टीम और हमारे धात के संबंध सब एक हैं, कि ये महसूस नहीं हुआ कि डोभाल मैडम नहीं आई तो कहीं काम रुका होगा। कहीं काम नहीं रुका है और उसका नतीजा आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए सभी को, आप जो आए हैं आपको धन्यवाद और धात को धन्यवाद कि ये कार्य जो है निरंतर चलता रहता है और ये हमेशा चलता रहेगा। थैंक यू। धन्यवाद आशा जी। और जैसे कि 900 कोनों की बात करी थी, लेकिन 900 कोनों में एक विशेष बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक होता है कि जब आदमी इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने की सोचता है तो हम किसी की मदद करते हैं, किसी बच्चों को पढ़ाने की सोचते हैं। तो एक व्यक्ति के स्तर पर जब आप काम करते हैं वो इंडिविजुअल थॉट होता है, लेकिन वो चेतना जब सेकंड लेवल पर जाती है, यानी कि आप न केवल खुद करते हैं बल्कि समाज को जोड़ते हैं उसमें, वहां से मुश्किल भी शुरू होती है, लेकिन वहीं से असली काम भी शुरू होता है। यानी कि जिस दिन मुझको लगा मैंने करा, फिर मैंने शांति पिंजोला जी को बोला, फिर मैंने मनोज भट्ट जी को, जो अपने मित्रों को। तो इस तरह जब हम एक समाज खड़ा करते हैं किसी चीज के पक्ष में, वहां से समाज में एक बड़ा बदलाव प्रारंभ होता है। और जो 900 कोनों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर कोने के पीछे एक आदमी है, वो जो समाज का कॉमन आदमी है। वो हमारे जितने लोग सामने बैठे इनमें से हैं बहुत सारे लोग जैसे जो बाहर रहते हैं, विदेश है, कोई दूसरे शहरों में है, क्योंकि ये 900 कोने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लेकर चमोली तक हर जिले में लगभग स्थापित हुए। हर किसी ने अपने गाँव के लिए लगाया। तो एक बड़ा अभियान, एक बड़ी संवेदना, एक बड़ा विचार आकार ले रहा है। और इस विचार के जो प्रारंभिक साथी थे, जिनके स्कूल से शुरू हुआ, जिन्होंने इस थॉट को एकदम कहा कि ठीक है मेरे स्कूल से कीजिए। और मैं आपको सच बताऊं कि ऐसा काम करने का हौसला कहाँ से आता है हमको ऐसा हौसला उन सभी शिक्षकों से आया जो कि नई चीजों को करने में, जिन्होंने हमेशा पॉजिटिव रोल अदा किया। ऐसे साथी राजीव पांत्री जी, जो हमारे शैक्षिक एकांश के अध्यक्ष थे जब इन्होंने इसको शुरू किया। और फिर जब इसका एक बार विस्तार हुआ तो चूंकि निश्चित रूप से सर्विस पर रहते हुए एक हद के बाद समय देना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी तब से लेकर के और पिछले 7 वर्षों में कोनाक्षा से लेकर धात के हर आयोजन में उनकी एक सक्रिय भूमिका रहती है। वो आते हैं, उनका समय कम होगा ज्यादा होगा, अपना योगदान हमेशा देते हैं, अपनी सर्विस की पूरी निष्ठा से निभाते हैं, अपने स्कूल के बच्चों को उस समय के बाद भी 2 घंटे पढ़ाते हैं। उनके बच्चे स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर जा रहे हैं। तो एक निष्ठावान शिक्षक, एक समर्पित धात के साथी और एक बहुत शांत चित्त व्यक्ति है राजीव पांत्री जी। तो मैं चाहूंगा वो भी अपने आशीर्वचन हमारे कोनाक्षा के बारे में। धन्यवाद ममगंज जी, और आप सभी को नमस्कार। कोना कक्षा की शुरुआत मेरे स्कूल से ही हुई है, यह सच है। उस समय ये बात हुई थी, श्री सुनील भट्ट जी और ममगाई सर ने मुझसे बात की थी, बल्कि मेरे स्कूल में आए थे और वहीं पर इसकी एक रूपरेखा बनी थी कि हम लोग ये चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में कुछ ऐसा किया जाए कि जो सार्वजनिक शिक्षा में सहयोग कर सके। बच्चों के लिए एक हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि मनोरंजक किताबें और ज्ञानवर्धक किताबें मिल सकें बच्चों को। तो इसमें हमने पहले, सबसे पहले मैं देहरादून में ही पोस्टेड हूँ, जूनियर हाई स्कूल गलजवाड़ी में। और उस समय हमारे स्कूल
के संकुल केंद्र इंदिरा नगर से ये शुरुआत हुई थी, बल्कि मेरे साथी श्री प्रभाकर देवरानी जी भी इस प्रसाल कक्ष में बैठे हुए हैं। आप, हम और हमारे अन्य साथियों ने एक बड़ी मीटिंग करी थी ममगाई जी के नेतृत्व में, और वहां से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। आज ये कार्यक्रम पल्लवित पुष्पित हो रहा है, फूल रहा है, और 900 से ऊपर हमारे कोने हो चुके हैं, और लगभग उत्तराखंड के सभी जिले इससे आच्छादित हो चुके हैं। मैं इसके कार्यान्वयन या बच्चों को में इसकी क्या कारगरता है, इसको ज्यादा महसूस करते हुए कहना चाहता हूं कि जब हम देखते हैं कि पत्रिका, जैसे कि साइकिल एक पत्रिका आती थी स्कूलों में, तो बच्चे इसको, इसमें ज्ञानवर्धक कई चैप्टर्स होते थे, तो बच्चे इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। और अब चंपक आती है, अब बाई पोस्ट हमको पुस्तकें मिलती हैं, तो बच्चों को हर महीने की मैगजीन का इंतजार होता है। कभी हम भी पढ़ा करते थे जब हम छोटे थे, तो हमारे समय की जो कॉमिक्स वगैरह थी तो बड़ा इंटरेस्ट हमको होता था उनमें। तो हमारे बच्चे इस पुस्तक की, धात की जो पुस्तक है, इसका बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं। बल्कि हमने स्कूल की लाइब्रेरी के इतर एक अपनी धात की एक लाइब्रेरी, जिसमें हमारे पहले की पत्रिकाएं भी शामिल हैं, तो वो भी संजो करके रखी हैं, और हमारे बच्चे स्कूल टाइम के बाद हैं। इसके अलावा जो डोनर हैं, डोनर के नाम की नेम प्लेट भी लगी होती है, और साल में एक बार हम लोग, हमारे बच्चे डोनर का थैंक्स करते हुए चिट्ठी लिखते हैं। तो उसमें लगभग ज्यादातर बच्चे तैयार होते हैं कि हम भी चिट्ठी लिखेंगे, हम भी चिट्ठी लिखेंगे, तो हम उनमें से एक आध चिट्ठी आगे भेज देते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूं कि इस तरह की धात ने एक प्रकल्प ऐसा चलाया कि जो कि बच्चों को मदद कर रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद, और आप सबका बहुत बहुत आभार। हम अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम को अगले सत्र में जाने से पहले मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगा कि हमारे धात के कुछ वरिष्ठ साथी, समाज के वरिष्ठ नागरिक हमारे बीच में देहरादून के प्रसिद्ध अस्सी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जयंत नवानी मौजूद है। वो अपनी उम्र के इस पड़ाव में भी हमेशा सक्रियता में बरकरार रखते हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत। धात के पूर्व अध्यक्ष श्री हर्षपणी व्यास जी, जो जिससे कि से रिटायर्ड रहे और अपनी तमाम सोशल एक्टिविटी में लगातार एक्टिव रहते हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा रहता है, वो आप मौजूद हैं। मनोज भट्ट जी, गढ़वाली साहित्यकार, आशा टमटा जी, हमारे धात के जो संस्थापक सदस्य में से एक महेंद्र ध्यानी जी, और बहुत सारे लोग हमारे धात के, और विजय भट्ट जी जो mangal.com, जिनके सहयोग से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हमारे बीच में मौजूद हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। मानस इंटरनेशनल से उनके डायरेक्टर और प्रिंसिपल मैम जी, डायरेक्टर प्रिंसिपल मैम है। मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं आपसे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग के सहयोग से ये पूरा फूलदेई का 1 महीना हुआ। विजय मधुर जी हमारे बीच में है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये सामाजिक अभियान जो हम सब आगे बढ़ाने की सोचते हैं या जिसको चलाते हैं, वो अंततः तभी कामयाब है जब उसमें समाज की हिस्सेदारी हो। जितनी अधिक होगी उतना उसे हम कामयाब मानेंगे। तो आप सब लोग साथ आए हैं।